राजनीतिक माहौल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर गर्म है। पक्ष विपक्ष की ओर से वार पलटवार किया जा रहा है। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन के बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन के बाहर ही विपक्ष के गर्म तेवर दिख गए। अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बखूबी जवाब दिया। इसमें कौन बच्चा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का आदमी दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पब्लिक के क्या होगा? चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। जो लोग लोंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेता बखूबी जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। रूडी ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं में शामिल लोग कौन हैं और क्या इन सबका उस पार्टी से कोई संबंध तो नहीं जिसकी बात राबड़ी देवी कर रही है। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक एक दिन में 300-300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। अररिया और मुंगेर में पुलिस पर हुए हमले के बाद बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर की मांग अब उठने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बिहार के अपराधियों को दो टूक चेतावनी दे दी और कहा है कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले भी गुरेज नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कड़ा एक्शन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और यही वजह है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से अपराधियों को ये दो टूक चेतावनी दे दी गई। अपराधियों, बिहार छोड़ दो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस पिटेगी नहीं, पीटेगी। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस गोली चलाएगी। पैर में नहीं, अब सीने में मारी जाएगी गोली। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो। पहले अररिया में पुलिस पर हमला, फिर मुंगेर में एएसआई की हत्या। पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े किए ही बिहार के राजनीतिक पारे को भी चढ़ा दिया है।
विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिहार में कानून का राज है, जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा, जरूरत पड़ी तो पैर की बजाय सीने में गोली मारी जाएगी। कि अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार के अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी। वहीं एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इनकाउंटर कोई करता नहीं है, आत्मरक्षात्मक गोली चलाता है। चलाएगी पुलिस? अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस। यानी अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। 2005 की तरह या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध का रास्ता छोड़ दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमले के बाद बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर की मांग अब उठने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बिहार के अपराधियों को ये 2 टूक चेतावनी दे दी और कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले भी गुरेज नहीं करेंगे। और देखिए, बिहार में पिछले कई दिनों से खाकी भीड़ के निशाने पर है। आज भी 4 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला बोला गया। बिहार पुलिस पर लगातार हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। होगा 1 सेकंड नहीं देरी लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत सियासत में एंट्री लेंगे? बिहार की सियासत में इस बड़ा सवाल बना हुआ है। होली के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। पटना में तो जेडीयू समर्थकों ने निशांत के समर्थन में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर ये भी लिख दिया, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि निशांत कुमार कब राजनीति में आएंगे ये नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि जब निशांत कुमार राजनीति में आ ही जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा 1 सेकंड देरी नहीं लगेगा। निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा 1 सेकंड नहीं देरी लगेगा, जिस दिन नेता नीतीश कुमार और निशांत का मन बन जाएगा। उनके बेटे नहीं बन सकते। मतलब है, अब लालू यादव नीतीश कुमार में क्या अंतर है? आपको लगता है कि एंट्री नहीं होनी चाहिए? अंतर होना नहीं चाहिए। निशांत के राजनीति में आने की तमाम सियासी कयास के बीच सवाल ये भी कि निशांत क्या चाहते हैं। 49 साल के बैचलर निशांत सियासत की गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। राजनीतिक विरासत के बावजूद निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे। बड़ा सवाल है कि सादगी भरा जीवन जीने वाले निशांत क्या राजनीति में आने का फैसला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ जाएंगे। हालांकि इसका जवाब नीतीश कुमार ही जानते हैं और निशांत कुमार, लेकिन बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की भी करेंगे। और आपको बता दें कि कई दिनों से फिलहाल बिहार की राजनीति गर्म है और कांग्रेस की तरफ से भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके दूसरे दिन बेतिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के जुलूस में गाजे बाजे के साथ घोड़े भी दिखे। इस दौरान कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता लोगों से मुलाकात कर उनका फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही सरकार की विफलताओं को भी गिना रहे हैं। यात्रा का मकसद रोजगार की कमी और पलायन के मुद्दे पर जनमानस तैयार करना है। यात्रा आपने बार बार पूछा कि यात्रा किस लिए है। ये यात्रा
अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। ये यात्रा नौजवानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से मुक्ति के लिए है। ये यात्रा संघर्ष की यात्रा है। ये यात्रा समाज में जो व्याप्त नफरत है, जब आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे तभी तो आप नौजवानों को आपस में लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर उनके बीच में नफरत फैलाएंगे और नफरत की आग में जो ये बिहार को जलाने की कोशिश की जा रही है उस नफरत की आग को बुझा करके नया बिहार बनाने की यात्रा। तो बिहार में पिछले कई दिनों से खाकी भीड़ के निशाने पर आ गई है। आज भी 4 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। बिहार में पुलिस पर लगातार हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? बिहार में खाकी निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार पुलिस पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले अररिया में छापेमारी करने गए राजीव रंजन की भीड़ के हमले में मौत हो गई। फिर मुंगेर में आपसी विवाद सुलझाने गए एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। पटना, भागलपुर और नवादा में भी पुलिस टीम पर हमला किया गया। सोमवार के दिन भी अपराधियों ने 4 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला बोला। पटना के पालीगंज में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बदमाशों ने पथराव किया। मुंगेर में लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। किशनगंज में एसएसबी जवानों के साथ उपद्रवियों ने हाथापाई की तो मोतिहारी में पुलिसकर्मी के हथियार छीनने की कोशिश की गई। पटना के पालीगंज में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बदमाशों ने पथराव किया। पथराव में एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आईं। पेट्रोलिंग पुलिस ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक हमला करने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर में लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को हिरासत में लिया है। किशनगंज में उपद्रवियों ने एसएसबी जवानों को घेरकर उनके साथ हाथापाई की। एसएसबी की टीम फेक करेंसी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। टाउन थाने की पुलिस ने सभी जवानों का रेस्क्यू किया। ऐसी ही तस्वीर मोतिहारी से भी सामने आई, जहां पुलिस और पियक्कड़ों के बीच नोकझोंक के बाद पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बिहार में पुलिस पर लगातार हो रहे इन हमलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? भीड़ के टारगेट पर आखिर खाकी क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा, मुंगेर से अरुण शर्मा, किशनगंज से आशीष सिन्हा और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां से नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह अहम बैठक, अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्देश देते हुए कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही न बरते। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के कारणों की पूरी तह तक तहकीकात कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे किसी तरह की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने यह समीक्षा बैठक की है। जिस तरीके से हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर अंदर विपक्ष की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा गया। तो अब सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो मामले हैं तह तक तहकीकात की जाए और अपराधियों में कोई भेदभाव ना की जाए, बल्कि जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए हर एक अपराधी पर उसी तरीके की कार्रवाई हो। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बड़ा आदेश दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बैठक की और बड़ी बैठक करने के साथ ही अपराधियों को बख्शा ना जाए, एक कड़ा संदेश
सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से फिलहाल विपक्ष की तरफ से सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री अब इस पर एक्शन में आ गए हैं? देखिए, एक्शन में बिहार पुलिस भी लगातार है और एडीजी हो या डीजीपी हो या फिर गृह सचिव, तमाम लोग बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी से नजर रखे हुए। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने जो बिहार के डीजीपी हैं, गृह सचिव हैं, उन लोगों के साथ, एडीजी के साथ बैठक की और उनसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी ली और उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है वो सर्वोच्च प्राथमिकता और इसमें किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरते, ये भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा दिया कि अपराधी कोई भी हो, अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। यानी कि उन्होंने एक तरीके से पुलिस को फ्री हैंड दिया कि आप अपराध रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं और साथ में जो जिस वजह से अपराध हो रहे हैं उस कारणों की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या कोई जानबूझ के ऐसा सरकार की छवि खराब करने के लिए तो नहीं कर रहा है, और अगर दोषी की पहचान हो जाती है तो बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई करें। और अधिकारी को उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि यदि आपराधिक घटना के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो उसकी जांच की जाए और उसके बाद कठोर कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आनंद, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। देखिए, पूर्णिया, कोसी और मिथिलांचल का मखाना विदेशों की थाली में भी स्वाद बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने मॉरिशस में बिहार के मखाना को इंटरनेशनल फूड बनाने की घोषणा तो कर दी, अब लोकसभा के कैंटीन में भी मखाना को स्नैक्स के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। मखाना की बढ़ती लोकप्रियता ने बिहार के किसानों में नई उमंग भर दी है। ये छोटे छोटे मोती जैसे दिखने वाले मखाने बिहार के किसानों के दिन बदलने वाले हैं। वैसे तो मखाने की डिमांड पहले भी काफी थी, पर अब सरकार आधिकारिक तौर पर इसे सुपर फूड को इंटरनेशनल बनाने में लगी हुई है। पहले मॉरिशस में पीएम मोदी ने मखाने को इंटरनेशनल फूड बनाने की बात कही और अब लोकसभा अध्यक्ष ने भी लोकसभा की कैंटीन में मखाने को स्नैक्स के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। माननीय हम लोग के जो लोकसभा स्पीकर हैं, माननीय ओम बिरला जी, उन्होंने इसको मखाना को जो है ये कंपलसरी फूड वहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो ये आप खासकर पूर्णिया के किसानों में बहुत खुशी है कि आज हमारा जो यहाँ सबसे बड़ा उत्पादन होता है मखाना, सीमांचल, कोसी, आज उसको भारत सरकार उसको मान्यता दिया है। मखाने का कारोबार बिहार के किसानों के लिए एक नया रोजगार का साधन बन गया है। पूरी दुनिया में 90% मखाने की खेती पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में होती है। जीआई टैग मिलने के बाद मखाने की पैकेजिंग शुरू हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों में मखाने एक्सपोर्ट होते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मॉरिशस दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री को बिहार का मखाना भेंट स्वरूप दिया। मखाना बहुत पसंद बा। इससे बिहार के मखाने कारोबारियों और किसानों में काफी खुशी का माहौल है। स्थानीय नेताओं ने भी पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। निश्चित रूप से मखाना के प्रति जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जिस तरीके से पहल हुआ है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। पूर्णिया और कटिहार स्पेसिफिक इस दोनों जिलों में सर्वाधिक मखाना की खेती होती है। तो अगर पूर्णिया को मखाना बोर्ड मिलता है तो निश्चित रूप से सीमांचल के किसान और समृद्ध होंगे। का जो सीमांत क्षेत्र है, बिहार का जो अंग क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मखाना जो बहुत प्रधानता के साथ किसान यहाँ उपजाते हैं, खाते हैं यहाँ के लोग, इस मखाना को उन्होंने दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। मखाना को पहले ही सुपर फूड घोषित कर दिया गया था। केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है और अब इसे इंटरनेशनल फूड बनाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। इससे बिहार के मखाना कारोबारी और किसान की बल्ले बल्ले है। अब उन्हें एक अलग पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही उनकी आमदनी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
वहीं राज्यसभा में संजय झा ने मखाना का मुद्दा उठाया। मखाना की भी एमएसपी पर खरीद हो, ये बात कही। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया गया। संजय झा ने मखाना के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग से जुड़े बिहार के 5 लाख से अधिक परिवारों, जिनमें से ज्यादातर मल्लाह, सहनी और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी परेशानियों का विस्तार से उल्लेख किया है। साथ ही केंद्र सरकार से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने, सहकारी संस्थाओं द्वारा इसकी खरीद की व्यवस्था करने और मखाना की खेती को फसल बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया, ताकि मखाना उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा मिले और वे नुकसान के जोखिम से बच सकें। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है मखाना बोर्ड बनने से न केवल मखाना उत्पादक किसानों की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि देश विदेश में मखाना की बिक्री बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। माननीय श्री संजय कुमार झा डिमांड्स टू अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मखाना एंड टू इंक्लूड इट्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द स्टेट ऑफ। माननीय सभापति महोदय नहीं जा रही है, प्लीज नो सभापति महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऑलरेडी आपके 267 के बारे में चेयर का निर्णय आ चुका है, उस पर कोई चीज हम आगे आपको इजाजत नहीं दे सकते। प्लीज टेक योर सीट। माननीय सभापति महोदय, बिहार में मखाना के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक लगभग 5 लाख से अधिक मल्लाह, सहनी और अति पिछड़े समाज के परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मखाना की खेती एक असाधारण और पीड़ादायक प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से मखाना का उत्पादन गहरे तालाबों में होता आया है, जहां किसान मखाना के बीज को एकत्र करने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। इस प्रक्रिया में समय, शक्ति और मजदूरी पर अधिक खर्च होता है। बिहार सरकार की सहायता से पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने खेतों में मखाना की नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। खेत में नर्सरी में लगाने से पहले खेत की 2-3 बार जुताई की जाती है और लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा जाता है। इस पानी को मार्च से मानसून के बारिश के आने तक बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूरा फसल नष्ट हो जाता है। मखाना बढ़ेंगे आगे। होली के बाद लोग काम के लिए दिल्ली और अन्य शहर रवाना हो रहे हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से यात्री शौचालय में यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। छपरा जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल कोच के शौचालय में एक पूरा परिवार यात्रा करते हुए दिखा। ये दृश्य यात्रियों की दुर्दशा को दिखाने के लिए काफी है। छपरा जंक्शन पर यात्रियों की समस्या का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संतोष ने। दिल्ली वापस लौटने वालों की भीड़ छपरा जंक्शन पर उमड़ पड़ी है। हम दिखाना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के हालात। ये देखिए, ये शौचालय है और इस शौचालय में यात्री जो है घुस करके बैठे हुए। हमको लगता है कि कम से कम इस शौचालय में 10 से 12 यात्री बैठे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी हम दिखा देंगे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो शौचालय में जहाँ लोग शौच करने के लिए आते हैं, वहाँ पे लोग यात्रा करने के विवश है। क्या परेशानी है? थोड़ा सा नीचे आ जाइए। क्या नाम है आपका? तो नीचे मुड़ी झुका लीजिए। क्या नाम है आपका? सर पप्पू प्रसाद नाम है मेरा। शौचालय में बैठे हुए हैं आप? सर क्या बताएं, इतना ना जर्नल में जाम आ रहा है कि जो बाकी लोग हैं वो भी नहीं चढ़ पाए। तो शौचालय किसे मिल गया आपको? कैसे घुस गए शौचालय में? सर शौचालय में इधर खिड़की से घुसा सर। खिड़की से घुस गए? जी सर। तो शौचालय जाना होगा तब। दिल्ली तो लंबी यात्रा है। हाँ सर, लंबी यात्रा है, क्या करें सर, परेशानी भी तो है सर, लेके जाना है। ये कम प्रदेश जाना है कमाने के लिए सर, क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू प्रसाद सर। देखिए, पप्पू जी है जो कि दिल्ली जा रहे हैं और इनकी समस्या ये है कि यहाँ जगह नहीं मिली तो शौचालय में घुस गए हैं। लेकिन अंदर जो जनरल बोगी है उसका हमें हालात दिखाएंगे। देखिए किस तरह से अंदर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। हालांकि रिजर्वेशन बोगी के हालात तो थोड़ी ठीक जरूर है, लेकिन जो जनरल बोगी है उसको लेकर के यात्री जरूर परेशान दिख रहे हैं। कुछ और बोगियों की स्थिति दिखा देंगे हम आपको। ये देख सकते हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उसमें लोग घुसने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जो यात्री है वो काफी परेशान दिख रहे हैं। जिनको जगह मिल गई है वो लोग तो किसी तरह से बैठ गए हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? क्या नंबर? राम प्रवेश। क्या स्थिति बा अंदर? पूरा स्थिति है। पूरा ठीक बा? ठीक बा पूरा। हाँ ठीक। बाकी लोग बैठ खड़ा है। कहाँ से आ रहे हैं? दरभंगा से। दरभंगा से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना। दिल्ली। तो शौचालय वगैरह सब में आदमी बैठ गया है, कैसे जाइएगा? बुरा हाल है सर, बुरा हाल है। क्या नाम है? राम प्रवेश कुमार। तो बिल्कुल जो यात्री है वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं और यात्रियों का कहना है कि बुरा हाल है और इसी हालत में इनको दिल्ली तक यात्रा करनी होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और अब बात बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में डॉक्टर होली के बाद ड्यूटी से गायब है।
ओपीडी में सुबह 9 बजे तक कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। इंतजार करने के बाद मरीज बिना इलाज कराए अपने घर लौट गए। यहां के हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में, और ओपीडी वार्ड की जो तस्वीर है हम आपको कैमरे की नज़र से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल का यह ओपीडी वार्ड है और जो चिकित्सकों का रूम है सभी में ताले लगे हुए हैं और कोई भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। होली के बाद होली का पर्व बीत चुका है, बावजूद जो चिकित्सक हैं वो अभी भी ड्यूटी से नदारत हैं और होली के दौरान भी सीतामढ़ी सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन पर्व त्योहार बीत जाने के बाद स्थिति क्या है आप तस्वीर देख सकते हैं। सिर्फ एक्सरे वार्ड है वो खुला हुआ है, बाकी चिकित्सकों के जो भी वार्ड है उसमें ताले लगे हुए हैं। मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन चिकित्सकों का दर्शन नहीं हो रहा है। तो कहा जा सकता है डीएम का निर्देश भी सीतामढ़ी सदर अस्पताल के चिकित्सकों पर कोई असर नहीं डाल रहा है। अच्छा, डॉक्टर से भेंट हुआ है? जी अभी नहीं भेंट हुआ है। नहीं हुआ है? दवाई एक्सरा हो रहा है। एक्सरा हो रहा है जी। कितना देर से बैठे हुए हैं? अभी तुरंत आया है। परशुरामपुर से डॉक्टर साहब से दिखलाने आए हैं? हाँ। है डॉक्टर साहब? नहीं बंद है। बंद है। अब बंद है। तो क्या वापस चले जाइएगा? क्या डॉक्टर साहब से भेंट हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों आए हैं? दवाई के लिए आए। दवाई के लिए आए हैं तो क्या बोले डॉक्टर साहब नहीं भेंट हुआ तो कहाँ जाइएगा? आपस जाएंगे। प्राइवेट में? जी। आपस जाएंगे तो आपस जाएंगे जी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जो यहाँ पर मरीज है उनको डॉक्टर से दिखलाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर अपने केबिन में मौजूद नहीं है और पर्व त्योहार बीत गया है। बावजूद जो सदर अस्पताल की स्थिति है वो पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। चिकित्सक नदारत है और रोगियों को भगवान भरोसे लोगों ने छोड़ दिया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अमेरिकी